नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, अपने एप्लीकेशन के ऊपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसी कड़ी में आज जो अपन बात करेंगे वो अपने टेस्ट नंबर 7 की बात करेंगे। और टॉपिक जो अपना रहेगा वो भू संतुलन या आइसोस्टेसी का जो टेस्ट हुआ था आपका, उसके वीडियो सॉल्यूशन की अपन आज यहाँ बात करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है, हमारे लिए तो बड़ी परेशानी है कि पिछले 2 महीनों से जो क्लास प्लस है उससे अपन ने कस्टमाइज स्टाइल बनवाई थी। कस्टमाइज स्टाइल का मतलब ये होता है कि पूरे ऐप को वापस से रीबिल्ड करवाया था, जिससे आपको क्या होगा कि हर एक सेपरेट चीज़ अलग अलग मिल जाएगी। जैसे टेस्ट सीरीज का एक अलग फोल्डर होगा, अपने ऑनलाइन कोर्स का एक अलग फोल्डर होगा, स्टडी मटेरियल का एक अलग फोल्डर होगा, फ्री कंटेंट का एक अलग फोल्डर होगा, करंट अफेयर्स का एक अलग फोल्डर होगा। इस हिसाब से उस ऐप को मैनेज करवाया था ताकि जैसे ही आप ऐप ओपन करो आपको हर चीज़ आपके सामने दिखे और जो चीज़ आपको चाहिए उसी के ऊपर ही आप क्लिक करो। तो उस रिगार्डिंग पिछले 2 महीनों से इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। ऐप सही तरीके से रन नहीं कर रहा है, कभी उसमें कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है, कभी उसमें कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है। कल भी जैसे टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो उससे पहले तक उसमें एक ही क्वेश्चन शो हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसमें वापस से रीसेटिंग करके वो पेपर हुआ। अब हुआ है या नहीं वो भी मेरे को पूछना पड़ेगा जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे। तो उस वजह से कुछ परेशानी चल रही है ऐप के ऊपर। जैसे ही एक दो दिन का नाम लेते लेते वो 2 महीने तो निकाल चुके हैं। अब उसका फाइनल सॉल्यूशन यही है, या तो 3-4 दिन में ये वो हो जाएगा और नहीं होगा तो फिर क्लास प्लस से ऐप अपन दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि ऐसी जो परेशानी होती है वो आपको तो ये लगता है कि भाई हम पेमेंट करने के बाद में परेशान हो रहे हैं, और हमारे क्या होता है उसमें इतना मेंटली डिस्टर्ब होते हैं कि ना तो सही ढंग से क्लास हो पाती है और ना आप लोगों को हम जवाब दे सकते हैं। भाई आपके कॉल आना स्वाभाविक है क्योंकि आपने पेमेंट किया है, आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, आपकी कंटिन्यू तैयारी चल रही है, आपकी वीडियो क्लासें चल रही है, तो आपको तो कंटेंट चाहिए। अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रही है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारी है। हम आपसे पढ़ाने के लिए फीस लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको समय पे कंटेंट अवेलेबल करवाएं। तो वो कुछ टाइम में क्या रेगुलर नहीं आ रही है, बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है। जिस दिन भी वो अपने ऐप के ऊपर काम करते हैं उस दिन प्रॉब्लम आती है, फिर ये प्रॉब्लम चलती है 3-4 दिन तक। इतने मैंने कॉल किए हैं, इतने मैसेज किए हैं, इतनी चैटिंग की है कि लगभग हर दिन मेरे 3-4 घंटे उनसे बहस करने में निकल जाती है। जवाब कुछ नहीं आता है, एक दिन एक मैडम बात करेगी, फिर नेक्स्ट डे दूसरी मैडम बात करेगी। अब जो पहली मैडम को जो सारी बातें पहले दिन समझाई थी वो तो गई, अगले दिन उस मैडम को पूरी बात समझाओ कि मैंने इतनी तारीख से पेमेंट किया था, इसके लिए किया था, ये प्रॉब्लम आई। मैम सुनेगी, मैम बोलेगी इवनिंग तक आपका सर काम हो जाएगा। फिर ये प्रोसेस 3-4 दिन चलती है, उसके बाद में या कोई नया सर आ जाता है या कोई नई मैडम आ जाती है। कभी बोलते हैं उस पर मेल कर दो, कभी बोलते हैं व्हाट्सअप कर दो, कभी बोलते हैं उस पर कॉल कर लो। तो ये थोड़ी सिचुएशन चल रही है। तो अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो थोड़ा सा अपना धैर्य बनाए रखें। हमारे हाथ में जितना है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और समय पे आपका कोर्स करवा दें वो हम करवाएंगे। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन की नहीं है, हो सकता है 3-4 दिन और ले ले या फिर अपन दूसरे चीज़ के बारे में फिर सोचेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा दिन परेशानी नहीं होने देंगे। इसी वजह से ही कुछ बच्चों के ये भी कमेंट आते हैं कि सर आपने जो टेस्ट शेड्यूल डाला है वो टॉपिक वाइज नहीं डाला है। उसका यही रीज़न है भाई, जब हम टेस्ट करवा रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है, तो उसमें डेट डालने में हमारी क्या दिक्कत है?
मान लो हम इससे अगले टेस्ट की डेट डाल दें 6 सितंबर, और 6 सितंबर को क्लास प्लस वाले वापस से उसमें कोई ना कोई चीज करने लग जाए, तो टेस्ट नहीं होगा ना। टेस्ट नहीं होगा तो आपके उसी दिन जो 8:15 बजे अपना टेस्ट होता है, उसी टाइम आपके कॉल और मैसेज आने लग जाएंगे, और जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप क्लास प्लस से कनेक्ट नहीं हो, आप हमसे कनेक्ट हो, तो आपको जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। और ये ऐसा मसला है कि इसमें हम क्या जवाब दें। आप ये मेरे से पूछो कि भाई सर कल का टेस्ट सॉल्यूशन नहीं हुआ, मैं बता सकता हूं कि इस वजह से नहीं हुआ है, तबीयत सही नहीं थी, या कहीं बाहर जाना हो गया था, या कहीं सेमिनार हो गया होगा, या कुछ पब्लिकेशन का काम हो गया होगा, कुछ भी जो भी काम में हम लगे हुए हैं वो हम आपको बता देंगे। लेकिन इसके बारे में क्या बताएं, इससे तो हम खुद परेशान हो रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, हर चीज़ जल्दी सॉर्ट आउट होगी और अपनी क्लासें वापस से स्मूथली चलेगी। बाकी इन प्लान हैं वो भी हम आपको इस वजह से ही उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या पता वो कब डिस्टर्ब हो जाए। जैसे अपना एक अभी लेटेस्ट प्लान यही है कि 6 या 7 सितंबर से अपना फर्स्ट ग्रेड का पेपर जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट है, उसका बिल्कुल नया बैच शुरू होने जा रहा है। वो या तो 7 तारीख से हो जाएगा, अगर कुछ टेक्निकल इश्यू आती है तो लगभग हमारी कोशिश है कि 11 तारीख से आपको क्लास मिलने लग जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक और जो राजस्थान ज्योग्राफी है, उसकी आपके लिए अलग से टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपके ऊपर रहेगी। तो आप ऐप को डाउनलोड करके रखें, और राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो भी शेड्यूल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया जाएगा, तो हमारे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उनसे आप कनेक्ट रहें। इसके अलावा ये तो अपने टॉपिक वाइज चल ही रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो आपके 55 क्वेश्चन आते हैं, जो सीनियर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो 11th 12th वाली लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनका हम आपको एक अलग से टेस्ट सीरीज चालू कर दें जो टोटली एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस होगी। इसमें क्या चल रहा है, इसमें एनसीईआरटी भी चल रही है, प्लस आपकी जो ऑथेंटिक बुक है उनके अंदर से भी चल रही है। मतलब ये टेस्ट सीरीज चल रही है एनसीईआरटी बेस ऊपर। ये टेस्ट सीरीज चलेगी पूरी की पूरी एनसीईआरटी के ऊपर, इसमें बाकी और कोई प्रकार के फैक्ट नहीं होंगे, सिर्फ वही फैक्ट होंगे जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसके भी जो टेस्ट है वो अपने एप्लीकेशन के ऊपर होंगे, वीडियो सॉल्यूशन इनका भी होगा, वीडियो सॉल्यूशन इनका भी होगा। इसके साथ ही जो अपना पेपर फर्स्ट चल रहा है, पेपर फर्स्ट को अपन एक अलग तरीके से मैनेज करके चला रहे हैं इस बार, कि पहले आपकी क्या होगी, क्लास होगी। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उस टॉपिक का क्या होगा, टेस्ट होगा। उस टॉपिक का क्या होगा, टेस्ट होगा। अब जैसे ही टेस्ट हो जाए फिर उसका होगा वीडियो सॉल्यूशन। कहने का मतलब है जो टॉपिक चल रहा था उसको वापस से एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा थ्रू एमसीक्यू। उससे क्या होगा, आपके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में छप जाएगा। तो इसकी भी मैं अभी यही बता देता हूं, जो फीस रहेगी वो टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स की रहेगी। तो आप अलग अलग नहीं पूछना कि भाई इसका क्या रहना है, टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, दोनों साथ साथ चलेंगी। और किस तरीके से चलेगी वो मैंने शॉर्ट में बता दिया, बाकी डिटेल से सिलेबस के साथ मैं बात करूंगा 1-2 दिन में ही आपसे। ठीक है। तो खैर इन बातों को अपन एक बार यहाँ स्टॉप करते हैं, एक अलग वीडियो में अपन बात करेंगे इन सब को लेकर के। फिलहाल जो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि कुछ ऐप को लेकर आपको परेशानी आ रही है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, आप थोड़ा मैनेज रखें। वीडियो सॉल्यूशन वैसे यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आज अपन बात किसकी करेंगे, आज अपन बात करेंगे जो अपना टेस्ट नंबर 7 है,
टॉपिक नेम क्या है, आइसोस्टेसी या भू संतुलन, उसके ऊपर बात करेंगे। खैर आज वाला जो टॉपिक है उसमें फैक्ट ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट तो इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो मैं बता दूंगा। पूरे टॉपिक में ही दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, तो क्लास भी ये छोटी होने वाली है और थोड़ा सा आज क्विकली करेंगे क्योंकि आज और बहुत सारी क्लासें पेंडिंग पड़ी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है भू संतुलन मतलब आइसोस्टेसी शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से लिया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो भू संतुलन शब्द को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आइसोस्टेटियस, आइसोसीथियम, आइसोसीस्मैल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होना है वो होगा आइसोस्टेटियस। आंसर क्या होगा, आइसोस्टेटियस। अब यहां से देखो कितनी चीजें निकल करके आ जाती हैं। आइसोस्टेटियस एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का क्या है, शब्द है, या ये भी बोल सकते हैं अपन यूनानी, एक ही चीज है। इसके अलावा इसका जो अर्थ है वो होता है संतुलन की दशा, याद रखना ये भी, संतुलन की दशा इसका क्या होगा, अर्थ होगा। आइसोस्टेटियस मतलब होता है कि अपनी जो पृथ्वी है वो किस तरीके से बैलेंस में है, जबकि एक तरफ आपको ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं और एक तरफ आपको गहरी घाटियां दिखाई देती हैं, एक तरफ आपको कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं, एक तरफ आपको ओशियन दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे जो उच्चावच हैं मेनली इन सबकी डेंसिटी भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये कैसे स्थिर हैं, इसी चीज को कहा गया है आइसोस्टेटियस। और यह भी तब जब पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर है यहां तक पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। भू संतुलन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने आपको बताया कि यहां से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। उनमें से एक क्वेश्चन तो यही है। इसमें जो भू संतुलन है या जो आइसोस्टेसी वर्ड है वो सबसे पहले उसका प्रयोग किया किसने था। आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, सॉरी, हटन, डटन, प्रॉट और एरी। अब इस क्वेश्चन में आपके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। प्राट एरी तो भू संतुलन से संबंधित संकल्पनाएं दी थी, इनमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। इनमें आगे जाके कंफ्यूजन होगा कि किसने कहा था ऊंचा स्तंभ, नीचा स्तंभ, घनत्व, उनमें इनमें कंफ्यूजन होता है। तो ये चैप्टर मेनली मेरे हिसाब से तो मेरे को पर्सनली बहुत कंफ्यूजिंग वाला चैप्टर लगता है। तो पहला है हटन और दूसरा है डटन। हटन का भी एक बहुत फेमस सिद्धांत आया था, एक रूपतावाद का सिद्धांत। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक रूपतावाद का सिद्धांत। अब आपके याद आ गया होगा कि किसने दिया था, जेम्स हटन ने दिया था। और क्या कहा था, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। ठीक है। इसके अलावा जेम्स हटन ने ही जियोमॉर्फोलॉजी में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था। सबसे पहले चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया था। अब ये चक्रीय पद्धति वही है कि किसी स्थलखंड में उत्थान होता है, अपरदन होता है, निक्षेप होता है, वापिस से उत्थान होता है। इसको क्या कहा गया है, चक्रीय पद्धति कहा गया है। फिर इसी चक्रीय पद्धति को आगे बढ़ाया था डेविस ने, डेविस का भौगोलिक चक्र जो अपन पढ़ेंगे आगे, और इसी को फिर आगे बढ़ाया था पेंक ने। पेंक ने भी चक्रीय पद्धति के बारे में सिद्धांत दिया था, लेकिन पेंक की जो भाषा थी वो जर्मन भाषा थी और पेंक से संबंधित क्वेश्चन
पिछली जो एग्जाम हुई थी 28 तारीख को यूजीसी नेट, उसमें भी आया था। खैर अपने को यहां नहीं जाना है, अपने को बात करनी है इसकी, अपने को बात करनी है जेम्स डटन की। जेम्स डटन ने सबसे पहले भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था, और कब किया था? 1889 में किया था। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों ही याद रखना। तो भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डटन ने किया था। कब किया था? 1889 में किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भू संतुलन को व्यक्त करते समय समान गहराई, ध्यान से पढ़ना। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए उसको पढ़ना बहुत ध्यान से। अब इसमें पूछा है समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व। पहले समझो इस चीज को कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो स्तंभ हैं उनकी गहराई है वो तो है समान, मतलब समान गहराई पे है, लेकिन उनका जो घनत्व है वो भिन्न भिन्न है। मतलब पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो भी आपको स्तंभ दिखाई देते हैं उनमें क्या है, जैसे ये पर्वत है, इनका घनत्व अलग है, पठारों का घनत्व अलग है, मैदानों का घनत्व अलग है, सागर तली का घनत्व अलग है, लेकिन इनकी जो गहराई है वो सबकी समान है। ये बात किसने कही थी? बॉबी, प्रोट, एरी और जोली। किसने कही थी? तो ये बात कही थी प्रोट ने। अब प्रोट के सिद्धांत को आपको थोड़ा समझना होगा, और साथ ही इसके साथ ही समझ लेना होगा एरी को भी, ताकि दोनों चीजें यही क्लियर हो जाए। देखो प्रोट ने क्या कहा था? प्रोट ने यह कहा था कि पृथ्वी के ऊपर जो भी स्तंभ आपको दिखाई देते हैं, जो भी आपको उच्चावच दिखाई देते हैं, उन सब का घनत्व अलग अलग होता है। पहली बात, पृथ्वी के ऊपर जो भी आपको स्तंभ दिखाई देते हैं उन सब का घनत्व अलग अलग होता है। यहां तक आपको यही बात ध्यान रखनी है। दूसरी, इनकी जो डेप्थ है, इनकी जो गहराई है वो समान होती है। मतलब सारे स्तंभों की जो गहराई है वो समान होगी, इसके ऊपर जो भी स्तंभ है उनके घनत्व में भिन्नता होगी। तो ऐसी सिचुएशन को लेकर के ये पूछा गया कि पृथ्वी संतुलित कैसे रहती है। तो एक एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं कि जैसे ये पृथ्वी का धरातल है, और पृथ्वी के धरातल के ऊपर इधर 1 केजी कॉटन है, 1 केजी कॉटन है, और इधर लोहे का 1 केजी टुकड़ा है। देखने में तो दोनों की ऊंचाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है, लेकिन दोनों है संतुलित अवस्था में। अगर यहां अपन वो लगा दें तो ये दोनों है संतुलन की दशा में। अब क्यों है? अब आपको पता है कि जो कॉटन होती है, जो कपास होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, लेकिन इसका आयतन ज्यादा होता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो कॉटन हल्की होती है, जबकि बात करें लोहे की तो लोहे की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये भारी होता है, इसका घनत्व उच्च होता है। घनत्व का मतलब होता है इसके कण पास पास होते हैं, जबकि कॉटन के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, और आयतन ज्यादा होता है, इसका आयतन कम होता है। तो अगर देखें तो इसका घनत्व कितना है? अधिक है, और इसका जो घनत्व है वो क्या है? कम है। लेकिन दोनों का भार बराबर है, और भार बराबर होने की वजह से दोनों संतुलन की दशा में हैं। सेम यही चीज अप्लाई की किसके ऊपर? प्रोट ने पृथ्वी के ऊपर। प्रोट ने क्या कहा कि जो आपको ऊंचे स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, जो आपको ऊंचे माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, उनकी डेंसिटी होती है कम। इसके विपरीत
जो पठार दिखाई देते हैं जिनकी ऊंचाई कम है उनकी डेंसिटी होती है ज्यादा, मैदानों की डेंसिटी उससे ज्यादा, और सागर तली की डेंसिटी उससे ज्यादा। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल करके आता है। स्टेटमेंट कौन सा है? प्रोट ने यह कहा था कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व सागर तली से कम। अगर पूछा जाए कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था? प्रोट ने दिया था, क्योंकि अलग अलग घनत्व वाली बात तो करता ही कौन है? प्रोट कर रहा है। इसके अलावा प्रोट का एक और स्टेटमेंट यहां से निकल करके आ जाता है, ऊंचे स्तंभ कम घनत्व है, नीचे स्तंभ अधिक घनत्व है। यह भी स्टेटमेंट अगर पूछा जाए तो यह भी स्टेटमेंट किसका है? प्रोट का है। तो एक इमेज क्या बनी प्रोट की? प्रोट की इमेज यह बनी कि प्रोट ने यह कहा है कि सब ऊंचाऊंचों का, सब स्तंभों का घनत्व अलग अलग होता है, लेकिन उनकी गहराई समान होती है। तो यह बात किसने कही? यह बात कही प्रोट ने। और प्रोट के क्या स्टेटमेंट निकल करके आए हैं उनके भी ऊपर बात कर लेते हैं कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व सागर तली से कम। इस डायग्राम को अपन एक अलग तरीके से भी समझ लेते हैं। ये तो एक तल है ही आपका। अब आपको यहां क्या दिखाई देंगे? माउंटेन दिखाई देंगे, यहां प्लेट्यू दिखाई देंगे, यहां वो दिखाई देंगे, और यहां सागर तल दिखाई देगा। अब मान लेते हैं कि इनका जो घनत्व है वो है 2.7, और घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे। इसका है 3.0, 3.2 और 3.5। ये सागर तली है। तो अपन ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्तंभों की ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसी के आधार पर क्या बोला था? इसी के आधार पर यह बोला था ऊंचे स्तंभ कम घनत्व है, कम घनत्व है, और नीचे स्तंभ अधिक घनत्व है। ये स्टेटमेंट इससे बनते हैं सारे के सारे। और ये सारे स्टेटमेंट याद रखना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से ही क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा या तो प्रोट से क्वेश्चन बनेगा या फिर एरी से बनेगा। अब एरी इसके जस्ट अपोजिट है, एरी इसके जस्ट अपोजिट है। कैसे है? एरी ने कहा है कि घनत्व सब स्तंभों का समान होता है लेकिन गहराई अलग अलग होती है। वो आगे अपन बात करेंगे ना, उस चैप्टर में ही बात करेंगे जो क्वेश्चन आएगा। सॉरी। तो प्रोट को लेकर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा था? भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हटन नहीं करना है, डटन करना है। हटन आए तो एक रूपतावाद का सिद्धांत। डटन ने कब किया था? 1889 में। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ। भू संतुलन को व्यक्त करते समय समान घनत्व परंतु भिन्न गहराई का विचार किसने प्रतिपादित किया था? आंसर तो आप इसका कर दोगे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने ये किया है। अब एरी ने क्या कहा था?
एरी ने ये कहा था कि जो स्तंभ हैं, जो स्तंभ हैं, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊंचे हो, इन सब का जो घनत्व होता है वो समान होता है। घनत्व कैसा होता है? समान होता है। इधर मैं लिख देता हूं प्राट को भी, ताकि आपके ध्यान में रहे। घनत्व असमान, घनत्व असमान। अब एरिन ने क्या कहा था कि सबकी गहराई अलग अलग होती है। सबकी गहराई अलग अलग होती है। और प्रोट ने क्या कहा था? गहराई समान। यहां मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पेपर सॉल्यूशन है। अगर डिटेल से आपको चेक करना है तो या तो एप्लीकेशन के ऊपर जाके चेक करें, या फिर यूट्यूब के ऊपर जब भी इस चैप्टर आएगा तब आप वहां इसको डिटेल से देख सकते हो। अब कुछ डिफरेंस समझ में आया कि भू संतुलन को व्यक्त करते समय समान घनत्व परंतु भिन्न गहराई का विचार किसने प्रतिपादित किया था? आंसर आया था एरी ने। और एरी ने क्या कहा था? एरी ने यह कहा था कि सभी स्तंभों का घनत्व समान होता है लेकिन उनकी गहराई अलग अलग होती है। और यह भी कहा था कि जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा वो उतना ही गहरा होगा। जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा, एरी ने क्या कहा था? जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा वो उतना ही गहरा होगा। ये स्टेटमेंट किसका याद रखना है आपको? एरी का याद रखना है। क्लियर है? प्रोट और एरी दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। प्रोट ने क्या कहा था? घनत्व असमान है, गहराई समान है। इसने कहा था घनत्व समान है, गहराई अलग अलग है। और एरी ने अपने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए क्या प्रयोग किया था? पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का एग्जाम्पल दिया था। पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े का एग्जाम्पल दिया था। तो ये पूछा जाए तो ये भी किससे कनेक्ट है? एरी से। और एरी ने ये कहा था कि पानी जो होता है, जो पानी जो होता है उसमें अगर कोई बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो उसका 90% भाग तो पानी में रहता है और उसका 10% भाग पानी के बाहर रहता है। और इस हिसाब से वो अपने को संतुलन की दशा में रखता है। जबकि प्रोट ने कहा था कि घनत्व से क्या हो जाता है? संतुलन हो जाता है। क्लियर है? तो अगर ये पूछ लिया जाए कि पानी में तैरते हुए आइसबर्ग या बर्फ की जो तुलना करने वाले विद्वान थे संतुलन को लेकर, वो कौन थे? एरी महोदय थे। क्लियर है बात? दूसरी चीज, जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा वो उतना ही गहरा होगा। तो एरी का सिद्धांत ये भी कहता है कि जैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर, या कहीं आपको 50 मीटर भी मिल जाएगा। कितना गहरा है? गुणा 9 कर लो। और अगर बाद में देखा जाए, इसका 90% अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा गहराई में चला जाता है। तो
तो उतना ये संभव ही नहीं था। वहाँ पर हर प्रकार की जो चट्टान होती है वो मेल्ट हो जाती है, और एरी के सिद्धांत के ऊपर वहाँ थोड़ा संशय हुआ था। खैर अपने को वहाँ वो बात नहीं करनी है, अपने को तो सीधा सीधा ये याद रखना है, समान घनत्व परंतु भिन्न गहराई एरी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भू संतुलन पर हिस्केनन का विचार निम्न में से है। ये भू संतुलन पर हिस्केनन के जो विचार हैं वो किससे मिलते हैं? प्रॉट से मिलते हैं। और 1993 में हिस्केनन ने अपनी संकल्पना दी थी, तो हिस्केनन ने पहले एरी का समर्थन किया था और फिर प्रोट का समर्थन किया था, और फाइनल किसका समर्थन किया था? प्रोट का समर्थन किया था। और प्रोट का समर्थन किया था तो असमान घनत्व और समान गहराई इसका आंसर हो जाएगा। अब इस चैप्टर में आगे चीजें समझाने वाली नहीं है, तो फटाफट ये हो जाएगा, क्योंकि यहां 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली, आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? डटन ने किया था। कब किया था? 1889 में किया था। प्रोट क्या कहते हैं? प्रोट कहते हैं असमान घनत्व परंतु गहराई समान। जो स्तंभ जितना ऊंचा उसका घनत्व उतना कम, जो स्तंभ जितना नीचा उसका घनत्व उतना ज्यादा। पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व पठारों का घनत्व मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व सागर तली से कम। यह बात कही प्रोट ने। फिर आते हैं एरी। एरी ने क्या कहा था? समान घनत्व असमान गहराई। जो स्तंभ जितना ऊंचा वो उतना ही ज्यादा गहरा। तुलना किससे की थी? पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से। यही चैप्टर है। इसके अलावा यहां से आज तक तो कोई क्वेश्चन बना नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, यूजीसी नेट में तो फिर भी कई स्टेटमेंट आए हुए हैं अच्छे। ठीक है, तो भू संतुलन हिस्केनन का विचार किससे मिलता है? प्रोट से मिलता है। और प्रोट क्या कहता है? असमान घनत्व और समान गहराई के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। हपोर्ड व बॉबी के अनुसार कितने किलोमीटर की गहराई पर क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है? कितने किलोमीटर की गहराई पे पाया जाता है? साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में। पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, 112, 120 और 150। कितना मिलेगा? इसका आंसर होगा 100 किलोमीटर। समझते हैं। हपोर्ड और बॉबी ने क्या कहा था? हपोर्ड और बॉबी ने कहा था कि पृथ्वी के धरातल पर जो भी स्तंभ हैं, जो भी आपको स्तंभ दिखाई देते हैं, जो भी स्तंभ आपको दिखाई देते हैं, ऊपर क्या है क्या नहीं है वो छोड़िए आप, लेकिन ये एक रेखा के सहारे संतुलित नहीं हो सकते। एक रेखा के सहारे संतुलित नहीं हो सकते। इनका जो तल है वो 100 किलोमीटर का है। कितना है? 100 किलोमीटर मोटा एक एरिया है। अब उस 100 किलोमीटर में जो स्तंभ ज्यादा ऊंचा है वो ज्यादा गहरा है, और जो स्तंभ नीचा है वो कम गहरा है। जैसे अगर बात करें तो ये स्तंभ की गहराई ज्यादा है, इसकी कम है, और इसकी इससे भी कम है, लेकिन ये इस क्षतिपूर्ति तल के सहारे सभी व्यवस्थित हैं। अब क्षतिपूर्ति तल में अगर बात की जाए तो यहां तो गहराई में भिन्नता है, लेकिन एक क्षतिपूर्ति तल के बाहर सभी संतुलन की दशा में हैं। यह बात कही थी हपोर्ट और बॉबी ने, और इनकी जो थ्योरी है इसको देखने से किससे मिलती है? एरी से मिलती है। किससे मिलती है? एरी से मिलती है। क्योंकि प्रोट ने क्या कहा था? प्रोट ने कहा था कि सिर्फ एक क्षतिपूर्ति रेखा होती है, और इसने कहा कि एक रेखा नहीं हो सकती, एक तल होता है, और उस तल की जो मोटाई होती है वो 100 किलोमीटर होती है, और उसमें सारे जो स्तंभ हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। जो भारी होंगे,
जो ऊंचे होंगे वो ज्यादा गहराई में होंगे, जो हल्के होंगे कम ऊंचे होंगे वो कम गहराई में डूबे होंगे, लेकिन इस 100 किलोमीटर के एरिया में वो व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये बात किसने कही थी? ये बात हपोर्ड और बॉबी ने कही थी। क्लियर है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, पहले ही आ गया था। आइसोस्टेटियस शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जिस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। हाँ, इसको थोड़ा सा अपन समझेंगे। गुरुत्व बल का मान सर्वाधिक होता है। गुरुत्व बल का मान न्यूटन ने दिया था ना, गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर कितना आकर्षित करती है, वो होता है गुरुत्व मान। अगर पृथ्वी के संदर्भ में इसको देखें, अगर पृथ्वी के संदर्भ में इसको देखें तो ये पृथ्वी का क्या है? सेंटर है। और पृथ्वी का सेंटर है तो पृथ्वी के सेंटर में गुरुत्व बल सबसे ज्यादा होता है। गुरुत्व बल सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये भारी पदार्थों का बना है। अगर अब बात करें कि पृथ्वी के गुरुत्व बल ध्रुवों पर ज्यादा होता है या भूमध्य रेखा पर ज्यादा होता है, पहला तो एक आपको यह स्टेटमेंट ध्यान रखना है, तो ध्रुवों के ऊपर ज्यादा होता है। अब क्यों होता है वो मैं बताता हूं। ध्रुवों पर गुरुत्व बल ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ध्रुव होते हैं वो केंद्र के नजदीक होते हैं। ध्रुव जो होते हैं वो केंद्र के नजदीक होते हैं। रीजन लिख सकते हो आप, ध्रुव केंद्र के नजदीक होते हैं। क्लियर है? अब देखो, विषुवत जो रेखा है, विषुवत रेखा है वो क्या है? केंद्र से दूर है, तो यहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखना कि जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है वहां पर ध्रुवों गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, क्योंकि वो केंद्र से क्या है? दूर है। तो यहां एक चीज समझ में आई है, जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते चले जाते हैं, जैसे जैसे केंद्र से दूर चले जाते हैं, गुरुत्व बल का मान कम होता चला जाता है। गुरुत्व बल का मान कम होता चला जाता है। तो इसमें यह कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो इससे संबंधित क्वेश्चन कर दोगे। गुरुत्व बल का मान सर्वाधिक होता है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, उपोष्ण कटिबंध में, कर्क रेखा पर। कहां होगा? ध्रुवों पर। क्यों? क्योंकि ध्रुव जो होते हैं वो पृथ्वी के केंद्र के सबसे नजदीक होते हैं। और जो पार्ट किसी पिंड के जितना ज्यादा नजदीक होता है वो गुरुत्व बल वहां उतना ही ज्यादा काम करता है। जैसे अपन बात करते हैं ना कि ज्वार के समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि वो नजदीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस चीज का ध्यान रखना। और घनत्व के और आयतन के समानुपाती होता है। घनत्व और आयतन के क्या होता है? समानुपाती होता है। कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा किसी वस्तु का, वैसे वैसे उसका गुरुत्व मान भी बढ़ेगा। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भू संतुलन को लेकर
होम्स का विचार किससे मिलते हैं? प्रोट, एरी, जोली और हिस्केनन। क्वेश्चन नंबर 9 है। होम्स वही होम्स हैं, होम्स वही होम्स हैं जिन्होंने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी, संवहन तरंग सिद्धांत दिया था। ये भी याद रखना, बहुत मैन है, बहुत पढ़ा है होम्स को। और किससे मिलते हैं ये आपको बताना है। तो एरी से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि होम्स ने भी बताया था कि जो स्तंभ जितना ऊंचा होगा वो उतना ही क्या हो, गहराई में डूबा हुआ होगा, वो उतना ही गहराई में भी डूबा हुआ होगा। क्लियर है यहां तक? करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम और मैदानों का घनत्व सागर तली से कम। आ गया समझ में? किसने कहा था? प्रोट ने कहा था। भाई ये बात प्रोट ने ही तो बोली थी। ये 2.7, 2.8, 2.9, 3.0। पर्वत, पठार, मैदान, सागर तली। तो ये बात किसने कही थी? ये बात प्रोट ने कही थी। क्षतिपूर्ति तल, एक तो क्षतिपूर्ति तल की जो संकल्पना दी थी सबसे पहले किसने दी थी? प्रोट ने दी थी। प्रोट ने ही कहा था कि एक तल के सहारे सभी जो स्तंभ होते हैं वो संतुलित अवस्था में रहते हैं, एक तल के सहारे ही संतुलित अवस्था में रहते हैं। और इसी को ही प्रोट ने क्या कहा था? क्षतिपूर्ति तल कहा था। प्रोट ने क्या कहा था? क्षतिपूर्ति तल कहा था। क्लियर है? हाँ, क्षतिपूर्ति तल अलग होता है, क्षतिपूर्ति मंडल अलग होता है। मंडल के बारे में अपन ने बात की थी हिस्केनन की। हाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्रव्यमान के समानुपाती। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि द्रव्यमान के क्या होती है? समानुपाती होती है। वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां ईरी नहीं है, यहां दूरी है, ये मिस्टेक हो गई होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, बताया था कि जैसे जैसे कोई पिंड से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण जो मान होता है, वो बल, जो शक्ति होती है वो कम होती चली जाती है। जैसे अगर बात करें इस पृथ्वी की, अगर कोई पिंड है ए और ये है बी, तो किसके ऊपर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करेगी? ए के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक है। जबकि जैसे जैसे केंद्र से दूर चले जाते जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो मान है वो कम होता चला जाएगा। आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग बात कर ही चुके हैं अपन। निम्न में से सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहां होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लगाओ। पर्वतों की चोटियों पर, मैदानों पर, पहाड़ों पर, सागर तली पर। मैंने बताया था कि पृथ्वी के केंद्र से जितना दूर जाओगे मान कम होता चला जाएगा। आपको याद रखना है कि पृथ्वी के केंद्र से जितना दूर चले जाते जाओगे उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता चला जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र से सबसे ज्यादा दूर कौन है? कौन है? पर्वत। तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्वतों की चोटियों पर। एवरेस्ट द्वारा किए गए माप कल्याण और कल्याणपुर में कितना अंतर आया? एवरेस्ट कौन थे? एवरेस्ट महोदय थे
भारत के सर्वेयर जनरल, और ये काम कर रहे थे किसका? अक्षांश निर्धारण का। अक्षांश निर्धारण का काम कर रहे थे, और अक्षांश निर्धारण में काम करते करते पाया कि जो हिमालय है इसमें दो जगह हैं, एक तो है कल्याण और एक जगह है कल्याणपुर। जब इनका अक्षांश ये माप किया गया तो उसमें माप का अंतर आया 5 डिग्री 23 मिनट और 6 सेकंड का। 5 डिग्री 23 सेकंड और 6 मिनट का। फिर ये देखा गया कि ये अंतर कैसे आया, तो उसका अंतर का कारण बताया गया हिमालय का गुरुत्वाकर्षण। हिमालय का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, तो कितना अंतर आया? 5, 23, 6। फिर यही बात रखी गई किसके सामने? प्रोट के सामने। और प्रोट ने क्या कहा था कि हिमालय जितना विशाल है, हिमालय जितना बड़ा है, उस हिसाब से देखा जाए तो हिमालय का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होना चाहिए, और ये अंतर 5 नहीं, ये अंतर आना चाहिए उसका 3 गुना। ये अंतर आना चाहिए उसका 3 गुना, मतलब ये अंतर आना चाहिए 15 डिग्री का। ये बात किसने कही थी? प्रोट ने कही थी। और उसी के आधार पर प्रोट ने कहा था कि जो आपको विशाल पर्वत दिखाई देते हैं ये वास्तव में हल्के पदार्थों के बने हैं। इस वजह से यहां इतना ज्यादा आकर्षण दिखाई नहीं दिया। ठीक है, यहां अपन ने 2 साउल पिंडों को लटका करके देखा था, जिसमें कल्याण वाले जो साउल पिंड है उसको ज्यादा अट्रैक्ट किया, जबकि इसको कम अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये यहां दूरी बढ़ गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्याण और कल्याणपुर में अंतर का मुख्य कारण मैंने अभी बताया है, हिमालय की आकर्षण शक्ति। हिमालय की आकर्षण शक्ति। कमेंट करके बताना सारे लोग, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? कई बार बताया है। कमेंट करके बताना सारे के सारे लोग कि पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी कितनी है। निम्न में से किस विद्वान ने स्थलखंड की तुलना पानी में तैरते हुए विशाल बर्फ के टुकड़े से की थी? थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि एरी ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए बर्फ के एक टुकड़े से की थी, जिसका 90% भाग पानी में डूबा रहता है और 10% भाग आपको दिखाई देता है। इस हिसाब से अपने को संतुलित अवस्था में रखता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, आज थोड़े से फैक्ट वाले चीज़ें ज़्यादा थी, थोड़ा सा टाइम के अभाव में थोड़ा सा स्पीड से करवाया है। बाकी नेक्स्ट टेस्ट से वापस आपको वैसे ही डिटेल से करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। हमारे जिन स्टूडेंट्स को भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी करनी है तो प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।